Hello everyone, welcome to CBL UPSC. So guys, from today onwards we are going to start with a new series, a series in which we'll cover all the weekly updates in the field of science and technology. Now, as you all know that science and technology is also a significant part of your UPSC syllabus और करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, तो इसीलिए इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स करेंगे। एक वीक में जितनी भी हैपनिंग्स होंगी विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे। नाउ ये हमने करा क्यों है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। हम सारे लोग जितने भी हैं जब तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो हमारा ध्यान जनरली एनवायरनमेंट पे होता है, हमारा ध्यान जनरली पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट, इन सारे मेजर सब्जेक्ट्स पे होता है। बट हम जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट हम जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज को कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा ये पर्पस होगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एक वीक की जितनी भी न्यूज होगी वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगी, ताकि आपको न्यूज़पेपर्स में ज्यादा सर्च आउट ना करना पड़े। Alright, so from today onwards we are going to start with science and technology related current affairs. हर ट्यूसडे को ये लेक्चर आएगा और ट्यूसडे से एक हफ्ता पहले जितने भी करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सारी कवर करेंगे। ऑलराइट, आज का जो लेक्चर होगा वो कवर करेगा जून 16 टू जून 22। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि हम इस सीरीज में हम सोर्सेज क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात तो हिंदू तो हमने कवर करना ही है, वो तो इन एनी के सारे ही कवर करते हैं। एक अखबार आप और ऐड कर लें, इंडियन एक्सप्रेस, उसको हम कवर करेंगे। ऑलराइट, फिर एक और चीज है जिसको हमने कवर करना है, दैट इज पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बिकॉज भारत सरकार अपनी जो भी सूचना देती है वो इसी के थ्रू देती है। अब ये तीनों जो अखबार हैं, ये तो अखबार नहीं है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बट हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो हमने सारे सब्जेक्ट्स में कवर करना है। इकोनॉमी में कवर करना है, पॉलिटी में कवर करना है, एनवायरमेंट में कवर करना है। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ना दो और चीजें हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो दो और चीजें क्या हैं? साइंस मॉनिटर राज्यसभा टीवी पे एक वीकली शो आता है, तो हम इस लेक्चर में साइंस मॉनिटर में जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए जाएंगे बाय राज्यसभा टीवी वो कवर करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना हर मंथ एक मैगजीन आती है जिसका नाम है साइंस रिपोर्टर, तो साइंस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स हम हर वीक कवर करेंगे। 4 वीक्स होते हैं एक महीने में, तो एक महीने में हमारी साइंस रिपोर्टर भी पूरी कवर हो जाएगी। इससे बाहर जनरली करंट अफेयर्स नहीं होते। अगर होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इससे बाहर करंट अफेयर्स तो वो हम ऑटोमेटिकली अपने लेक्चर्स में इंक्लूड कर लेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ इट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से इश्यूज कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इश्यूज टू बी कवर्ड। एक तो हम देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, STIP 2020। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना STIP, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी निकालना चाहती है। उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, कंसल्टेशन प्रोसेस वगैरह कर रही है, और वो कंसल्टेशन प्रोसेस इसी वीक स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में आ जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देन दूसरी चीज, अभी रिसेंटली नासा ने कुछ अनाउंसमेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट, तो इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, ये है क्या नासा का मिशन। जैसा कि आप जानते हो स्पेस रिलेटेड न्यूज करंट अफेयर्स में जो होती है वो यूपीएससी पूछ लेता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। ऑलराइट, देन हम देखेंगे नेचर इंडेक्स 2020, ये क्या है और इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है। अगेन इंडिसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, राइट। देन वी स्टडी प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर कंपाउंड गेटिंग अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। CSIR है ना जो, उसने अभी एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड ढूंढा है जिसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, तो इस न्यूज को देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे बहुत सारी डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है, एक नया ड्रग ढूंढा है, कुछ नए टेस्ट ढूंढे हैं, तो कोविड-19 रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको थोड़े विस्तार से डिटेल में हम देखेंगे। ऑलराइट, चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद फर्स्ट न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020। ऑलराइट, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक नई पॉलिसी आनी चाहिए 2020 में। लास्ट जो पॉलिसी थी ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो 2013 में थी, बट अभी जैसा कि हम देख रहे हैं स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ही हमें बचा सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के या पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस से।
ऑलराइट, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक बारी अपडेट करने की जरूरत है, एक पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि 2020 में दे आर गोइंग टू कम अप विद अ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज डिसाइड करी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी आए ना, ये ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के बाद आए। जितने भी कंट्री में साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सबसे कंसल्टेशन करने के बाद ही एक पॉलिसी लेके आई जाए। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड करा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के लिए जो कंसल्टेशन प्रोसेस होगा उसे हम 4 ट्रैक्स में डिवाइड कर लेंगे। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4। ये 4 ट्रैक्स हैं क्या, इसे हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। बट अभी रिसेंटली ट्रैक 1 रिलेटेड जो कंसल्टेशन है वो स्टार्ट हो गई है, और इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में आ गया था। और इस वीक क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है, इसीलिए हमारी वीडियो का पार्ट है, और हमें यह देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ये पॉलिसी है ये क्या होगी। ऑलराइट, तो एक बारी फटाफट से ये पॉइंट्स देख लेते हैं 2। ऑलराइट, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 टाउन हॉल मीट, ये ट्रैक 1 जो मैंने बोला है ना अभी थोड़ी देर पहले, उसका ही पार्ट है ये टाउन हॉल मीट। द ट्रैक 1 पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ STIP 2020, STIP मींस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, वाज लॉन्च्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू GOI, GOI मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, तो इन दोनों ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिसाइड करा है कि जो ट्रैक 1 है जो मैंने अभी बात करी है, ट्रैक 1 कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, now the office of principal scientific advisor to the government of India and the Department of Science and Technology have jointly initiated a decentralized, bottom-up and inclusive process. Decentralized, bottom-up and inclusive process, ये 3 वर्ड याद रखना, अभी इस पे डेलिब्रेट करते हैं। For the formulation of a new national science, technology and innovation policy, STIP 2020. Now गवर्नमेंट चाहती है कि साइंस टेक्नोलॉजी जो ये पॉलिसी है ना, ये ब्रॉड बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो, और सारी चीजें कवर करे, सारे स्टेक होल्डर्स को कवर करे। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चाहती है? वेल, इससे ना हमें एक और डिबेट याद आ जाती है। वो डिबेट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो वो पॉलिसी कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। और जैसा कि आप जानते हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरलिस्ट। जनरलिस्ट क्यों कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सारी फील्ड का उन्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। राइट, तो जो सारी फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखने वाले हैं ना, वो होंगे जनरलिस्ट, यानी कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, और जनरली वही पॉलिसी बनाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें जनरलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। स्पेशलिस्ट मतलब साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनका भी इनपुट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस बारी जो पॉलिसी आए ना, वो एक अच्छा मिश्रण हो, अच्छा मिक्स हो बिटवीन जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट होंगे जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह, वो तो आप जानते ही हो कि वो अपने साइंटिफिक इनपुट्स देंगे और उससे आपकी पॉलिसी और अच्छी होगी। तो आप सब ये जानते हो कि स्पेशलिस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप अपने मन में ये सोच रहे होगे कि यार जनरलिस्ट की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, IAS ऑफिसर्स की इतनी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो हमें स्पेशलिस्ट की ही रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए। बट आप भूल रहे हो कि जनरलिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड है ना, वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितनी डिस्कवरीज होंगी, उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। राइट, तो डोंट यू थिंक इस पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में ऐसे लोग भी होने चाहिए जिन्हें इकोनॉमी की भी नॉलेज हो, सोसाइटी की भी नॉलेज हो, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज हो। राइट, यही काम आता है जनरलिस्ट का। अब ये इशू मैंने पता है क्यों डिस्कस करा है, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया था मैं, बट ये इशू इसलिए डिस्कस करा है बिकॉज एथिक्स के पेपर में, आपके GS4 के पेपर में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। राइट, और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो होते तो जनरलिस्ट हैं, बट जनरलिस्ट का क्या रोल है, क्योंकि उन्हें सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। अगर साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ अपने इनपुट्स दे रहे हैं ना, तो जनरलिस्ट उन इनपुट्स को ना बाकी कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के ही पॉलिसी बनाएंगे।
राइट? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी के लिए जो STIP पॉलिसी है आपकी, STIP 2020, उसको बोला है कि इसमें एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सारे अपना इनपुट दें, बॉटम अप होना चाहिए। मतलब टॉप डाउन, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर वहां से पॉलिसी स्टार्ट ना हो, नीचे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी तरफ से इनपुट आए और टॉप पे फिर डिसीजन लिया जाए और इंक्लूसिव प्रोसेस हो, सारे स्टेक होल्डर्स को कवर किया जाए। क्योंकि इस बारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी निकालना चाहती है ना, वो चाहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरी इंडिया की सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाए और इंडिया ले अपनी राइटफुल पोजीशन इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। मतलब इंडिया एक राइजिंग सुपर पावर है और हर राइजिंग सुपर पावर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा होना पड़ता है, एडवांस होना पड़ता है। इसीलिए ये फंडामेंटल पॉलिसी है और कोविड-19 क्राइसिस ने तो हमें बता ही दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस होगा इसमें कौन से ट्रैक्स इन्वॉल्व है। मतलब ये 4 स्टेज कंसल्टेशन प्रोसेस होगा जिसके बेसिस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आएगी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आएगी। अब ट्रैक 1 पे कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फॉर्मुलेशन प्रोसेस है, कंसल्टेशन प्रोसेस है, ये 4 ट्रैक्स जो उसमें इंक्लूड करें हैं, 4 ट्रैक्स हैं क्या? ऑलराइट, एक एक करके देखते हैं। STIP 2020 फॉर्मुलेशन प्रोसेस, ट्रैक 1, it involves extensive public and expert consultation process through Science Policy Forum। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइंस पॉलिसी फोरम बना दिया है। उस फोरम में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक कमेंटेटर्स हैं, वो डिस्कशंस करेंगे और उन डिस्कशंस के जो नतीजे निकलेंगे उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाई जाएगी, वो इनपुट्स को ध्यान में रखा जाएगा। अब साइंस पॉलिसी फोरम है क्या, एक बारी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर सोलिसिटिंग इनपुट्स लेना फ्रॉम लार्जर पब्लिक एंड एक्सपर्ट पूल। एक तो जितनी भी पब्लिक है उनसे इनपुट लेना है, डिफरेंट फील्ड्स में, सारे स्टेक होल्डर्स में, और एक्सपर्ट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पॉलिसी ड्राफ्टिंग प्रोसेस। तो आपने एक साइंस पॉलिसी फोरम बनाया और उस साइंस पॉलिसी फोरम में एक्सपर्ट्स और जनरल पब्लिक के आप ओपिनियंस ले रहे हो, है ना? अगर आपने न्यूज अच्छे से फॉलो करी होती तो आपने देखा होता कि ये जो साइंस पॉलिसी फोरम है ना, अभी इसमें डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है, 12 जून से स्टार्ट हो चुकी थी। 12 जून से डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हैं और इन डिस्कशंस में जो ये डिस्कशंस हो रही हैं ये कॉन्फ्रेंसेस में नहीं हो रही, वेबिनार फॉर्मेट में हो रही है। वेबिनार मतलब जैसे हो नहीं रहा जूम मीटिंग्स होती हैं, स्काइप मीटिंग्स होती हैं, वैसे ही एक तरह से वेबिनार फॉर्मेट हो रहा है, जिसमें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, इसीलिए वेबिनार फॉर्मेट में ये डिस्कशंस हो रही हैं। लार्जर पब्लिक की डिस्कशंस को आप ट्रैक 1 में लेके चलोगे। अब ट्रैक 1 ये है तो ट्रैक 2 क्या है और किससे कंसल्ट करना है आपने? ट्रैक 2 देख लेते हैं। ट्रैक 2, expert driven thematic consultations to feed evidence informed recommendations into policy drafting process। पॉलिसी जो आपकी होनी चाहिए ना, वो एविडेंस पे होनी चाहिए, एक्चुअल डेटा पे होना चाहिए। तो आपने पता क्या करा है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी डिफरेंट फील्ड्स है ना, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड को ना 21 थीम्स में डिवाइड कर लिया। 21 थीम्स, इन 21 थीम्स में सेपरेट डिस्कशन होगी और ये जो सेपरेट डिस्कशन होगी इट वुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, डेटा पे। ऐसे नहीं रैंडम किसी के दिमाग में हो रहा है भाई साइंस ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, एविडेंस बैक्ड होनी चाहिए, रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, डेटा के बेसिस पे आपकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और तभी ट्रैक 2 में जनरली ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने उस फील्ड में स्टडी करी है और एक्सपर्ट्स ने अगर उस फील्ड में स्टडी करी है तो उनके पास डेटा भी होगा, उनके पास रिसर्च पेपर्स भी होंगे, राइट? तो इसीलिए इसमें 21 फोकस थीमेटिक ग्रुप्स बना दिए हैं, हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। डिफरेंट थीम्स, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का एक थीम होगा, बायोटेक्नोलॉजी का थीम होगा, बिग डेटा का थीम होगा, ऐसे डिफरेंट थीम्स बना दिया और उन थीमेटिक ग्रुप्स में उन्हीं फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला के बोला है कि आप अपनी रिकमेंडेशन दो एक प्रॉपर डेटा बैक्ड या डेटा के बेसिस पे, राइट? एविडेंस बैक्ड होना चाहिए। इसे हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। आपकी पॉलिसी मेकिंग हमेशा इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए एंड दैट इज व्हाई ट्रैक 2 इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं ट्रैक 3 क्या है। वेल, ट्रैक 3 की अगर हम बात करें तो ट्रैक 3 इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स।
Nodal officers are being nominated in states, ministries, departments, and agencies of Government of India for extensive intra-state and intra-department consultation. Now, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि पॉलिसी मेकिंग में नॉट जस्ट स्पेशलिस्ट बट जनरलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे तो स्पेशलिस्ट ही थे ट्रैक 1, ट्रैक 2 में। ट्रैक 3 में हम थोड़े से जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। जैसे मिनिस्ट्रीज में जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इनपुट लेना जरूरी है अगर आप पूरे नेशन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाना चाहते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैक 3 में पता क्या करा है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, एजेंसीज जैसे इसरो हो गया, राइट, जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। वो नोडल ऑफिसर पता क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर एजेंसी में वो सारे लोगों के इनपुट लेगा और उन्हें कोलेट करेगा। मतलब वो नोडल ऑफिसर होगा वन स्टॉप पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि इसरो है, अब इसरो के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो इसरो के लिए आपने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जो क्या करेगा, सारे इनपुट्स को इकट्ठा करेगा और ऊपर पहुंचाएगा। तो इसीलिए इसमें इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इंट्रा डिपार्टमेंट मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया ना, इंट्रा डिपार्टमेंट कंसल्टेशंस को यह फैसिलिटेट करेगा। ऑलराइट, और लास्ट जो है वो है ट्रैक 4। और ट्रैक 4 में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स एपेक्स लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। अब एपेक्स लेवल मतलब टॉप लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे इसरो भी एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी एक स्टेक होल्डर है, ब्यूरोक्रेट्स भी स्टेक होल्डर है, मिनिस्टर्स भी स्टेक होल्डर है, पब्लिक भी स्टेक होल्डर है, राइट, साइंटिस्ट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिस्कशंस होगी। सेकंड पॉइंट क्लियर कर देगा ट्रैक 4 को, कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, जैसे इसरो के लीडर हो गए, CSIR के लीडर हो गए, इंडस्ट्री बॉडीज, इंडस्ट्री भी तो इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आप इन्वेंशन करते हो, उस इन्वेंशन को मास प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाना, यह काम तो इंडस्ट्री का है, इसलिए इंडस्ट्री को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। प्लस कई इंडस्ट्रीज में तो इनोवेशन होती है। आज आपके पास जो टच फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, वो इंडस्ट्रीज ने तो इनोवेट करे थे, एप्पल ने तो कुछ इनोवेशन करी थी, वो इंडस्ट्रियल बॉडी है, इसलिए इंडस्ट्रियल बॉडी भी चाहिए, ग्लोबल पार्टनर्स भी आपको चाहिए, ग्लोबल आपके साथ अलायंसेस होने चाहिए, जैसे इसरो का अलायंस हो नासा के साथ, ऐसे अलायंसेस भी जरूरी हैं। एंड इंटर मिनिस्टीरियल, यहां इंट्रा था ना, यहां इंट्रा था, जस्ट अ सेकेंड, यहां इंटर स्टेट होगा, इंटर मिनिस्टीरियल, इंटर स्टेट। अभी तक डिपार्टमेंट के अंदर होती थी, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तभी एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी आएगी आपकी, राइट। सो इंटर मिनिस्टीरियल एंड इंटर स्टेट कंसल्टेशंस रिप्रेजेंटेड एट द हाईएस्ट लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इस पॉलिसी के साथ आप होप क्या कर रहे हो कि आपकी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, जो ओवरऑल लैंडस्केप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो रेडिकली रिफॉर्म हो। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी रेडिकली रिफॉर्म होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेडिकली रिफॉर्म होगी, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, बिकॉज दिस एज इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं वर्ल्ड की जो 2 सुपर पावर्स के बारे में हम बात करते हैं, चाइना, यूएसए, टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस्ड है, और जो हम ये भी बात करते हैं कि चाइना यूएसए को कैच कर रहा है, ऊपर तक पहुंच रहा है, वो 2 तरीके से पहुंच रहा है। एक तो चाइना अपनी इकोनॉमी बढ़ाता जा रहा है, दूसरा चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडवांसमेंट्स बहुत होती जा रही हैं, इनोवेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है। चाइना इतने सारे पेटेंट्स पब्लिश करता है, पेटेंट्स रजिस्टर करता है, राइट, साइंटिफिक जर्नल्स लिखता है। इसीलिए इंडिया को भी इस ट्रैक पे चलना चाहिए अगर इंडिया चाहता है कि वो भी एक फ्यूचर सुपर पावर हो, बिकॉज विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई भी कंट्री होप ही नहीं कर सकती कि वो एक नई सुपर पावर या रीजनल पावर बन सके। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि ये जो पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करूंगा ना, ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो पहला पॉइंट है ना, वो तो एक स्टेटमेंट ही है बाय द सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक एक करके ये 3 पॉइंट्स देख लेते हैं।
प्रीलिम्स के लिए भी कुछ निकल सकता है इसमें, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए तो ये सेंटेंसेस, ये पैराग्राफ्स वैसे ही इंस्ट्रूमेंटल है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो एक एक करके इन 3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला, ये स्टेटमेंट दी है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, हु इज सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। चलिए, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फॉर न्यू इंडिया विल ऑल्सो इंटीग्रेट लेसन्स ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 में हमारे लिए जो लेसन्स रहे हैं ना, कि हम कहां चूक गए, कहां हमारे शॉर्टफॉल्स रहे हैं, कहां पिटफॉल्स रहे हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो सारे लेसन्स को हम यूज करेंगे। मिस्टेक्स भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना, जो जो हमने मिस्टेक्स करी हैं, जो जो चीजें हमने अच्छी करी है, उन सब, उस सारी जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करके हम पॉलिसी बनाएंगे। इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत। ये तो पता होगा ना आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे एक स्टेटमेंट दी थी कि ये एक समय है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए, राइट। इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बाय लेवरेजिंग आवर स्ट्रेंथ्स इन R&D। लेवरेजिंग का मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ्स है उन्हें ही यूज करके हम सेल्फ रिलायंट होंगे। ऑलराइट, हमारी स्ट्रेंथ्स कहां कहां है? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी स्ट्रेंथ है, इसरो अच्छी खासी रिसर्च करता है, CSIR काफी अच्छी रिसर्च करता है, आईसर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, इंक्लूडिंग ऑल दी IITs एज वेल, है ना। फिर डिजाइन में हमारी कुछ एक्सपर्टीज है, उस स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स हमारी काफी स्ट्रांग होती जा रही है, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, PhD होल्डर्स हैं, ये हमारी वर्कफोर्स बहुत बढ़ती जा रही है और ये टैलेंटेड वर्कफोर्स है, और ये इंडिया में हमारे काम आएगी, पॉलिसी में काम आएगी। एंड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूज मार्केट्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी एंड डेटा, राइट। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी, आशुतोष शर्मा जी कहते हैं कि एक तो कोविड-19 से जो भी हमने लेसन सीखे हैं, एक्सपीरियंस है, उसे यूज करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करेंगे, स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करेंगे, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इस जमाने के हिसाब से इंडिया के लिए बिल्कुल एप्ट हो। ऑलराइट, चलिए, ये जो होगा ना, पूरा पॉलिसी बनाने का कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, ये 6 मंथ प्रोसेस होगा। सो दिस 6 मंथ प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रॉड बेस्ड consultations with all stakeholders within and beyond the scientific ecosystem of the country। ठीक है, तो ये जो 6 महीने का प्रोसेस होगा, ट्रैक 1, 2, 3, 4, इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हो, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की जाए, इंक्लूडिंग एकेडमिया यानी कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, PhD होल्डर्स, इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इंडस्ट्री का तो आपको चाहिए ही साथ, गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया जनरलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल पार्टनर्स ऑफ कोर्स, यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, सिविक बॉडीज, पब्लिक ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए सिविल सोसाइटी या सिविक बॉडीज का भी ओपिनियन चाहिए होगा, एंड जनरल पब्लिक। तो सबसे कंसल्ट करके ये एक बहुत ही इंक्लूसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी। ऑलराइट, और लास्ट जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो ये है, a secretariat with in-house policy knowledge and data support unit built with a cadre of DST, Department of Science and Technology, Science Technology Innovation Policy Fellows has been set up at DST Technology Bhavan। तो आपने ना इस सारी पॉलिसी के कंसल्टेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी बना दिया है। ये सेक्रेटेरिएट का काम होगा जितने भी डिफरेंट थीमेटिक ग्रुप्स हैं, जितने भी डिफरेंट ट्रैक्स चल रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और इस सेक्रेटेरिएट को आपने बनाया है टेक्नोलॉजी भवन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिस में, राइट। कोऑर्डिनेट द कंप्लीट प्रोसेस एंड इंटरप्लेस बिटवीन द 4 ट्रैक्स। तो ये जो 4 ट्रैक्स चल रहे हैं, एक अगर आपको एक पॉलिसी निकालनी है तो इन 4 ट्रैक्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो ये टेक्नोलॉजी भवन में जो ये सेक्रेटेरिएट है वो देखेगा। तो ये पता होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर 2 पॉइंट्स है ना आपके, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये इशू, STIP 2020। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं नासा's गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। नासा ये जो चीज करने वाला है ना, ये एक पाथ ब्रेकर चीज होगी, बहुत ही खतरनाक लेवल की साइंटिफिक एडवांसमेंट करने जा रहा है नासा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मून एंड अदर स्पेस बॉडीज। नाउ नासा पता क्या करना चाह रहा है, नासा ना एक स्पेसशिप बनाना चाह रहा है जो स्पेसशिप ऑर्बिट करेगी मून के अराउंड। इसी स्पेसशिप में पता क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स की रहने की जगह होगी। तो एस्ट्रोनॉट्स पता क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसशिप में रहेंगे कुछ टाइम, और जब उनका मन करेगा वो मून पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करके वापस आ जाएंगे। एक तरह से ना एयरपोर्ट या एक होटल बना रहा है नासा ऑर्बिटिंग द मून,
जैसा कि आप जानते हो स्पेस में एक और चीज है जहां एस्ट्रोनॉट्स रुकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पता होगा आपको, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है और उस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स जाके रुकते हैं। नासा क्या चाहता है कि मून को ऑर्बिट करने वाला भी यहां पे एक स्पेस स्टेशन टाइप सा बना दे, जिसका नाम है गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। इसका नाम गेटवे क्यों है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नासा तो ये चीज ना बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहा है, बट ये इस बार ही न्यूज में क्यों है। नासा ना इस पूरे मिशन को लॉन्च करेगा 2026 में, बट ये अभी न्यूज में इसलिए है कि ये जो स्पेसशिप होगी ना, इस स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह होगी वो मॉड्यूल बनाने के लिए नासा ने किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस स्पेसशिप में एक लगेगा क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल मतलब इस स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स के रहने की एक जगह, राइट। अच्छा, नासा ये जो क्रू मॉड्यूल बनाना चाहता है ना, दिस इज पार्ट ऑफ नासा's लार्जर मिशन विच इज कॉल्ड हेलो। नासा का हेलो मिशन है, हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स। नासा चाहता है कि स्पेस में वो ना एस्ट्रोनॉट्स के रुकने की जगह और एस्ट्रोनॉट्स को जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उस सारों के लिए वो एक चीज बनाना चाहता है। तो नासा ने ना एक प्रॉपर मिशन दिया है, हेलो मिशन, जिसमें नासा बनाएगा स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब, रिफ्यूलिंग के लिए जगह, ताकि जहां और स्पेसशिप है रिफ्यूलिंग वगैरह कर सके। तो उस सारी चीजों के लिए हेलो मिशन है नासा का। उस हेलो मिशन का पार्ट ही है ये क्रू मॉड्यूल जो लगेगा गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट में। ऑलराइट, नाउ ये जो हेलो मिशन है ना, ये भी सब मिशन है एक और मेजर मिशन का, और वो मेजर मिशन क्या है, वो है नासा का आर्टेमिस मिशन। नाउ नासा का आर्टेमिस मिशन पता है क्या है, नासा चाहता है और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए कंप्लीटली चाहता है कि मून पे वो फिर से कदम रखे। बैक इन 60s 70s नासा ने मून पे कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुना होगा, राइट। उसके बाद कई लोग 70s में भी गए मून पे, बट उसके बाद एक डेड सा पड़ गया, कोई मून पे गया ही नहीं। अब नासा चाहता है हम दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स भेजें मून पे, और उसके लिए नासा गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने लॉन्च करा है नासा आर्टेमिस। नासा आर्टेमिस का मेन मिशन पता है क्या है? Under this Artemis mission, NASA and USA wants to make one male astronaut and one female astronaut to reach the moon. तो इस Artemis mission के अंडर USA चाहता है कि एक आदमी और एक औरत मून पे कदम रखें। उसी के लिए, उसकी प्रिपरेशन या ग्राउंड वर्क करने के लिए ही आपने ये गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बनाई है, राइट। अब ये गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट होगी क्या, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ इसमें होगा पता है क्या, सिंपल सी चीज है, ये पॉइंट से ही आपको समझ आ जाएगा, बट मैं आपको ब्रीफ में फिर भी बता देता हूं। ये जो मिशन होगा ना, ये जो गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है, ये क्या होगा, एक छोटा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, बट ये मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। तो किसी को भी अगर मून पे जाना है तो वो पहले इस गेटवे पे रुकेगा, वहां पे रिफ्यूल वगैरह करेगा, एस्ट्रोनॉट्स थोड़ी देर रुकेंगे, और उस गेटवे से ये जो ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है, यहां से वो मून पे कदम रखेंगे, मून पे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके ऊपर आ जाएंगे और वहां से फिर अर्थ पे चले जाएंगे। एक तरह से ना नासा एक एयरपोर्ट बना रहा है या मिडल होटल बना रहा है एक तरह से, राइट, कि किसी को भी दूर जाना है स्पेस में तो वो यहां रुक के जाएगा और इसी स्पेसशिप पे सारी फैसिलिटीज होंगी। किसी को मून पे जाना है तो इस गेटवे आउटपोस्ट पे रुक के जाएगा, किसी को मार्स पे भी जाना है, नासा ने ये भी कहा है अपनी वेबसाइट पे कि किसी को मार्स पे भी जाना है ना, तो मार्स के लिए भी एक बीच में स्टॉप होना चाहिए, है ना। आप कहीं ट्रैवल करते हो तो बीच में कई होटल में रुकते हो ना कि यार दूर जाना है, लेट्स सपोज आप यहां से ड्राइव करके गोवा जाना चाहते हो तो रास्ते में किसी होटल में तो रुकोगे। वैसे ही अगर आपको मार्स या कल को और बहुत सारे प्लैनेट्स पे जाना पड़ेगा तो आप इस आउटपोस्ट पे रुक सकते हो, आपकी स्पेसशिप रिफ्यूल कर सकती है, आपके एस्ट्रोनॉट्स रीगेन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ वगैरह, राइट, और लैब्स वगैरह की फैसिलिटी तो होगी ही होगी। ये मोटे मोटे तौर पे है, बट ये जो पॉइंट्स है ना, ये थोड़ा डिटेल में बताएंगे नासा करना क्या चाहता है इस गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट से। ऑलराइट, एक एक करके ये देख लेते हैं। चलिए, what is it? NASA has described this gateway as a key to the new era of lunar exploration. New era, both in the orbit and on the surface of the moon. Okay? The gateway is a small spaceship
दैट विल ऑर्बिट द मून। ये मून के अराउंड चक्कर लगाती जाएगी, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, राइट? दैट विल ऑर्बिट द मून, meant for astronauts mission to the moon and later for expedition to Mars। तो किसी ने अगर मून पे जाना है तो रास्ते के लिए ये चीज बनाई हुई है, आपने मार्स पे जाना है तो रास्ते के लिए ये चीज बनाई हुई है। The spaceship will have living quarters, astronauts की रहने की जगह, laboratories for science and research, बिल्कुल, टेम्पररी ऑफिस स्पेस होगा, एंड डॉकिंग पोर्ट्स फॉर विजिटिंग एयरक्राफ्ट्स। अगर कोई और एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं या स्पेसशिप आ रहे हैं तो उनकी पार्किंग की जगह होगी इस स्पेसशिप में, ऑलराइट? डॉकिंग पोर्ट्स भी। अकॉर्डिंग टू नासा द गेटवे विल एक्ट एज एन एयरपोर्ट। ये नासा ने खुद बोला है, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, एयरपोर्ट होएगा। नासा की वेबसाइट पे लिखा है कि ये स्पेसशिप या ये जो गेटवे ऑर्बिट है, ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है, दिस विल एक्ट एज एन एयरपोर्ट वेयर स्पेसक्राफ्ट बाउंड फॉर लूनर सरफेस और मार्शियन सरफेस, दैट इज स्पेसक्राफ्ट जो जाना चाहते हैं मून पे या मार्स पे, कैन रिफ्यूल, रिप्लेस पार्ट्स, ठीक है ना, पार्ट वगैरह रिप्लेस करने हैं, रीसप्लाई थिंग्स लाइक फ्यूल एंड ऑक्सीजन, एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, इन सारी चीजों के लिए ये एक टेम्पररी आउटपोस्ट होगी। Then this will allow astronauts to take multiple trips to the lunar surface and exploration of a new location across the moon। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अभी एस्ट्रोनॉट्स को क्या करना पड़ता है, एक बारी मून पे जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इसमें पता है क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स इस जगह पे चले जाएंगे, ये जो टेम्पररी एयरपोर्ट है, और यहां से मून के मल्टीपल ट्रिप्स लगा सकते हैं कि आज चले गए, फिर एक हफ्ते बाद चले गए, राइट? इसीलिए क्या होगा, मून पे एक्सप्लोरेशन और एडवांस हो जाएगी, बिकॉज मून के पास ही आपने एक टेम्पररी रहने की जगह बनाई हुई है, आउटपोस्ट बनाई हुई है। Once docked to the gateway, the astronauts will be able to stay there for 3 months at a time, conduct science experiments and take trips to the surface of the moon। ऑलराइट, अब एक बारी देख लेते हैं ये जो प्लान्ड मिशन है ना, इसके क्या क्या पार्ट्स होंगे। नासा ने अपनी वेबसाइट पे सारा डाला हुआ है। एक्चुअली ये जो नेक्स्ट इमेज में आपसे शेयर करने जा रहा हूं ना, ये नासा की वेबसाइट से ही उठाई गई है। अब नासा ने पूरे इस गेटवे को बताया है कि ये गेटवे विल ऑर्बिट अराउंड द मून। अच्छा, इस गेटवे की खास बात पता है क्या होगी, ये ऑर्बिट शिफ्ट भी कर सकता है। जनरली अभी तक जो हमारे पास स्पेसशिप है ना, वो एक बारी ऑर्बिट में चलेगी, उसी ऑर्बिट में रहती हैं। ये ऑर्बिट जो ये गेटवे होगा, ये ऑर्बिट शिफ्ट भी कर सकता है, हाई पे चले जाएगा, लो पे चला जाएगा, इसमें ये सारी कैपेसिटी होगी। अच्छा, इसी क्रू मॉड्यूल में क्या होगा, ह्यूमन एक्सेस टू एंड फ्रॉम लूनर सरफेस, एक ऐसा पोर्टल बना होगा जहां से आप ना इस स्पेसशिप से लैंडर लॉन्च कर सकते हो। वो लैंडर लैंड करेगा मून पे और उसमें एस्ट्रोनॉट्स चले जाएंगे। तो ये है ह्यूमन एक्सेस टू एंड फ्रॉम लूनर सरफेस। यूएस एंड इंटरनेशनल कार्गो रीसप्लाई, कोई मार्स पे जाने वाली स्पेसशिप जा रही है तो वो यहां से कार्गो वगैरह अपने आप को रीसप्लाई कर सकता है, फ्यूल ऑक्सीजन वगैरह रीसप्लाई कर सकता है। इंटरनेशनल क्रू होगी यहां पे। सैंपल रिटर्न, मून पे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मून से कुछ सैंपल लेके आने हैं तो इस जगह पे आप रख सकते हो, सेफ एरिया में। देन कम्युनिकेशंस रिले, यहां से अर्थ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, और जो लोग मून पे गए हैं वो मून से इस स्पेसशिप तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। देन हब फॉर फार्दर डेस्टिनेशंस, मतलब किसी को इस स्पेसशिप से मार्स पे जाना है। जैसे यहां पे आप देखो, इस इमेज में अगर आप देख सकते हो, ये मून है, यहां ये स्पेसशिप है, और ये आपका अर्थ है, और यहां मार्स बनाया हुआ है, राइट? तो मार्स को भी जो स्पेसशिप जाएंगी वो यहां रुक के काम कर सकती हैं, रीसप्लाई कर सकती हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह सर्विसेज ले सकती हैं, राइट? 6 days टू ऑर्बिट द मून, मतलब ये जो स्पेसशिप है, इट विल टेक अराउंड 6 days टू कंप्लीट 1 चक्कर ऑफ द मून। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, नासा ने एक और फोटो रिलीज करी है, वैसे वो हमारे प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू जनरेट दी एक्साइटमेंट, आपको अंदर अगर एक्साइटमेंट हो रही है कि ये है क्या चीज, तो उसके लिए नासा ने कहा है कि इस क्रू ये जो एरिया, ये जो पूरा स्पेसशिप होगा, इस स्पेसशिप में हम एक लैंडर भी रखेंगे। लैंडर क्या है? एडवांस एक्सप्लोरेशन लैंडर। उस स्पेसशिप से ये लैंडर लॉन्च होगा, इसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे और ये मून पे लैंड हो जाएगा। वहां से एस्ट्रोनॉट्स निकलेंगे और मून पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी उन्होंने काम करना है कर लेंगे, वापस आएंगे और ये लैंडर आपको ले जाएगा स्पेसशिप तक। ऑलराइट, तो इसीलिए मून की एक्सप्लोरेशन या मार्स की एक्सप्लोरेशन और ज्यादा इजी हो जाएगी, और नासा इसमें पाथ ब्रेकिंग रिसर्च कर रहा है। अब नासा पता क्या कहता है? नासा कहता है कि वो ना ये मिशन कंप्लीट करना चाहता है बाय 2026। ठीक है, ये नासा ने खुद ही बोला है वेबसाइट पे अपनी। दो वर्क ऑन द स्पेसशिप इज ऑलरेडी अंडरवे, काम तो स्टार्ट हो ही गया है,
बाय 2022 नासा कहता है, नासा प्लान्स टू रेडी द पावर एंड प्रोपल्शन सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट को लेके जाएंगे ऊपर, फॉर द स्पेसशिप व्हिच विल बी लॉन्च्ड ऑन अ पार्टनर प्रोवाइडेड प्रोपल्शन रॉकेट। ऑलराइट, एंड लास्ट पार्ट नासा क्या कहता है, नासा विल ट्राई टू हैव अ मैन्ड मून बेस बाय 2028। 2026 तक ये स्पेसशिप आ जाएगा और इस स्पेसशिप से आपने एक लैंडर लॉन्च करना है जो मून पे लैंड करेगा और मून पे नासा का एक बेस होएगा जहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाते रहेंगे, मैन्ड मून बेस। ऑलराइट, वो 2028 तक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ही वांट्स बूट्स ऑन द मून, वो चाहते हैं कि मून पे हम फिर से जाएं। तो ये नासा की ट्राई है। नासा जानता है कि अगले नेक्स्ट डेकेड में हम ये काम कर लेंगे इफ दिस पर्टिकुलर मिशन, ये जो ऑर्बिटिंग लूनर गेटवे है, ऑर्बिटिंग लूनर जो गेटवे है, ये अगर सक्सेसफुल होता है तो नासा नेक्स्ट लेवल मून एक्सप्लोरेशन कर सकता है एंड इट विल बीट चाइना, जो कि नासा को भी डर लगा हुआ है ना कि चाइना बहुत आगे पहुंच गया एज फार एज मून एक्सप्लोरेशन इज कंसर्न्ड, नासा बहुत आगे पहुंच जाएगा। अच्छा, नासा ने अपनी वेबसाइट पे ना एक और चीज लिखी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नासा ने क्या बोला है, The agency wants to use the gateway as a science platform। ठीक है, इसे सिर्फ साइंस के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए जो भी कंट्रीज स्पेशली चाइना ये सोच रही हैं कि स्पेस वेपनाइजेशन के लिए हम इसे यूज करेंगे, वो नहीं है। नासा कहता है ये सिर्फ साइंस के लिए यूज होगा। गेटवे एज अ साइंस प्लेटफॉर्म टू लुक बैक एट अर्थ, अर्थ को वापस देखना, ऑब्जर्व द सन, क्लियरली आप सन को भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, एंड गेट अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज ऑफ द वास्ट यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप सैटेलाइट्स, ये जो ऑर्बिटिंग गेटवे है इसके ऊपर अगर आप टेलीस्कोप्स माउंट कर दो तो यूनिवर्स की भी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। बाय स्टडिंग द जियोलॉजी ऑफ अर्थ, अर्थ की जियोलॉजी की नॉलेज तो हमें है ही है, अब आप मून की भी जियोलॉजी स्टडी कर सकते हो क्योंकि आपके बंदे पहुंच जाएंगे वहां पे, एंड मार्स, अगर आप मार्स पे भी पहुंचते हो, द 3 प्लैनेटरी बॉडीज वी नो द मोस्ट अबाउट and the ways in which they are similar and different from each other, we can learn important things about how planets and planetary systems form। नासा ये कहता है कि हमारा मेन पर्पस पता है क्या है, अर्थ की जियोलॉजी तो हमने स्टडी करी है, अब हम मून की जियोलॉजी भी स्टडी कर पाएंगे और फ्यूचर में मार्स की भी जियोलॉजी स्टडी कर पाएंगे। इन तीनों की जियोलॉजी स्टडी करने के बाद इनमें जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं वो एनालाइज करने के बाद हमें पता चलेगा कि प्लैनेट्स बनते कैसे हैं, प्लैनेट्स बने कैसे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि इन 3 प्लैनेट्स की, मून को हटा दे, मून तो सैटेलाइट है, पर मार्स और अर्थ की फॉर्मेशन हमें आइडिया लग जाएगा अगर दोनों की जियोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। तो इसीलिए स्पेस की जो हिस्ट्री है, स्पेस की एक तरह से जो आर्कियोलॉजी है, यह स्पेस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये काम आएगा। तो नासा क्लियरली कहता है कि ये हमारा एम्बिशियस चाइना को बीट करने के लिए कोई चीज नहीं है, ये जो चीज है ना हमारी, ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए है, सिंपल, हम स्पेस साइंस को और एडवांस करना चाहते हैं। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है नेचर इंडेक्स 2020। एक्चुअली हर साल ना नेचर रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर इंडेक्स निकालती है। नेचर इंडेक्स में जितनी भी कंट्रीज है ना उनको रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई कंट्री जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेगी ना रिनाउंड जर्नल्स में, रिनाउंड साइंटिफिक जर्नल्स में, उसी कंट्री का रैंक उतना ही ऊपर होगा। तो इस साल जो नेचर इंडेक्स निकला है ना बाय नेचर रिसर्च, उसने इंडिया को 12th पोजीशन पे रैंक दिया है, राइट? तो जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो साइंटिफिक परफॉर्मेंस है उन सारी कंट्रीज को अगर रैंक किया जाए तो इंडिया का रैंक 12th आता है। तो एक बारी नेचर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि नेचर इंडेक्स है क्या। दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूशंस ने कैसा कैसा परफॉर्म करा है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। ऑलराइट, तो एक एक करके ये पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं। इसमें इतना कुछ है नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नेचर इंडेक्स पता होना चाहिए क्या है। ऑलराइट, चलिए। Recently, a science journal called Nature Research has released Nature Index 2020, in which there are following outcomes. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आउटकम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे आउटकम्स बहुत सारे थे। ऑलराइट, एक तो इंडिया का रैंक 12th है ग्लोबली इन साइंस रिसर्च आउटपुट, और दूसरी चीज ये है जो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको याद होगा जितने भी अगर आपने प्रीलिम्स पहले दिए हैं या पहले क्वेश्चंस देखे हैं तो इंडेक्सेस से यूपीएससी को बहुत ज्यादा प्यार है। जितने भी ये इंडेक्स होते हैं वो चाहे इकोनॉमी रिलेटेड हो, सोसाइटी रिलेटेड हो या साइंस रिलेटेड क्यों ना हो। ऑलराइट, अच्छा, टॉप 5 पोजीशन किन कंट्रीज की है?
ऑब्वियसली यूएसए तो होएगा ही होएगा। दूसरा, आजकल हम जानते ही हैं चाइना बहुत ऊपर चल रहा है, फिर आ जाता है जर्मनी, फिर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम एंड एंड में आ जाता है 5th रैंक पे आ जाता है जापान। इन सब के बाद 12th पोजीशन पे है इंडिया। ऑलराइट, इतना पता होना चाहिए। सो आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो नेचर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, दूसरा नेचर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, नेचर रिसर्च, ठीक है, जो भी ये साइंस जर्नल है उसमें होता है। नाउ इंडिया की और कौन सी अचीवमेंट्स इस नेचर इंडेक्स ने मेंशन करी है वो देख लेते हैं एक बारी। राइट, India's other achievements. Globally, the top rated Indian institutions in this list are Council of Scientific and Industrial Research. ठीक है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है ना उसमें इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूशंस का रैंक अच्छा है। तो CSIR को ग्लोबली टॉप रेटेड, CSIR जो है वो ग्लोबली टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अच्छा, ये जो CSIR है ना, इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप ऑफ 39 इंस्टीट्यूशंस। जो नेक्स्ट हम न्यूज करेंगे ना उसमें इसी 39 के किसी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इज अ ग्रुप ऑफ 39 इंस्टीट्यूशंस। तो इसका रैंक कुछ आता है 160th वर्ल्ड में, काफी कम है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। 100 मतलब टॉप 100 में भी नहीं हमारा कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, येट हमारा रैंक 12th है। खैर हम उसमें नहीं जाते। 160th पोजीशन है, बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का। देन दूसरा जो ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर में जो है, इसकी पोजीशन है 184। क्लियर? तो ये जो नेचर इंडेक्स है ये ग्लोबली बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को भी रैंक करता है। ऑलराइट, अच्छा, इंडिया की तरफ से जो टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस है ना उनमें से 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। 3 autonomous institutions under DST, Department of Science and Technology, have found their place among top 30 Indian institutions. तो इंडिया से जो टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस हैं उन टॉप 30 में 3 इंस्टीट्यूशंस DST के अंडर है। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम याद रखना है बस। एक इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता में है, ये 7th रैंक पे है। 7th रैंक ग्लोबली नहीं, टॉप 30 इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 7th है ये। देन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर में जो है ये 14th पोजीशन पे है। और लास्ट जो है जो 30th पोजीशन पे है वो है SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता एट 30th पोजीशन। ऑलराइट, अब क्योंकि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स को भी अच्छे से कवर करेंगे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर रिसर्च या नेचर इंडेक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए ये देख लेते हैं। नेचर इंडेक्स इज अ डेटाबेस ऑफ ऑथर अफिलिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप। जो भी ऑथर्स होते हैं ना साइंटिफिक जर्नल्स जो पब्लिश करते हैं उनके रिलेशनशिप का डेटाबेस है कि ऑथर्स बड़ी बड़ी साइंटिफिक जर्नल्स में कौन से पेपर्स पब्लिश करते हैं। राइट, जितने भी ये रिसर्चर्स होते हैं ये अपनी स्टडी के जो पेपर होता है वो पब्लिश करते हैं ना बड़ी बड़ी साइंटिफिक जर्नल्स में। तो जिस कंट्री के ज्यादा पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उसका उतना ही अच्छा रैंक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे CSIR और नासा में क्या रिलेशनशिप है उनको भी एक्सप्लोर करता है, उसका भी डेटा रखता है। नेचर इंडेक्स, नाउ द इंडेक्स ट्रैक्स कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च आर्टिकल्स published in 82 high quality natural and physical science journals। वर्ल्ड में जो 82 मोस्ट रिनाउंड साइंटिफिक जर्नल्स है ना, साइंटिफिक बुक्स हैं, उनमें आपके कितने पेपर्स पब्लिश होते हैं उनको ट्रैक करता है ये इंडेक्स। जिस कंट्री के जितने ज्यादा पेपर्स पब्लिश होंगे और ऐसी वैसी साइंटिफिक जर्नल में नहीं, इन 82 मोस्ट रिनाउंड साइंटिफिक जर्नल्स में उसी को ही उतना ही रैंक मिलता है। अच्छा, The database is compiled by Nature Research, ठीक है, a division of international scientific publishing company Springer Nature that publishes academic journals। तो ये जो नेचर इंडेक्स है इसे पब्लिश कौन करता है, नेचर रिसर्च। और नेचर रिसर्च इन इटसेल्फ एक डिवीजन है स्प्रिंगर नेचर का। स्प्रिंगर नेचर क्या है, यही पब्लिश करता है एकेडमिक जर्नल्स। ठीक है, इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाते आगे। द इंडेक्स प्रोवाइड्स अ क्लोज टू रियल टाइम प्रॉक्सी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन एट द इंस्टीट्यूशनल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स। द इंडेक्स, ये याद रखना आपने, द इंडेक्स इज अपडेटेड मंथली, एक तो हर मंथ अपडेट करते हैं, दूसरा
एनुअली रिलीज करते हैं टेबल्स। जैसे ये जो लिस्ट आई है ना, जैसे इंडिया का रैंक हो गया, या ये जो इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आई है कि टॉप 30 कौन से हैं, इन्हें एनुअल टेबल्स कहते हैं। तो ये हर साल पब्लिश करता है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट, द इंडेक्स प्रोवाइड्स मीट्रिक्स, मीट्रिक्स मतलब मेजर करने के तरीके, टू ट्रैक रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन। कि रिसर्च आउटपुट मतलब कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, ये कैसे ट्रैक किया जाएगा, वो ये इंडेक्स देता है। ऑलराइट, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिनारियो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि नेचर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 12th आ चुका है। बस एक आंसर में ये पॉइंट लिख सकते हो, इफ योर आंसर इन्वॉल्व्स प्रूविंग या जस्टिफाइंग इंडियाज बेटर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? ठीक है, चलो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि CSIR रिलेटेड न्यूज आने वाली है, तो वो न्यूज आ गई है। नाउ CSIR क्यों न्यूज में है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि CSIR के अंडर 39 इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसका हेडक्वार्टर है जम्मू में। अब इस IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यहां बिल्डिंग बनी हुई है इसकी, इसने एक ऐसा कंपाउंड रिसर्च करा है, ऐसा एक कंपाउंड डिस्कवर करा है जो पैंक्रियाटिक कैंसर को क्योर कर सकता है। राइट? तो इसीलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ CSIR का ये जो इंस्टीट्यूट है जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन्होंने पाया कि एक ना ट्री होता है, जनरली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जिसका नाम है इंडियन व्हाइट सेडार। उसके जो लीव्स है ना, उसके लीव्स में से एक कंपाउंड अगर आप निकालो और उस कंपाउंड को जब आप चेक करते हो पैनक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट, तो आप पाते हो कि पैनक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट ये अच्छा ड्रग हो सकता है। तो प्रिलिमिनरी रिसर्च में ये पाया गया कि ये जो कंपाउंड है ये पैनक्रियाटिक कैंसर क्योर कर सकता है। और पैनक्रियाटिक कैंसर क्योर करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बड़ा लेट पता चलता है लोगों को जिसको कैंसर है, और जब पता चलता है ना तब तक टू लेट हो चुका होता है। राइट? इसीलिए इसके ड्रग्स इतने अच्छे डेवलप नहीं है। अगर CSIR का ये जो IIIM है, अगर ये ऐसा ड्रग डिस्कवर कर लेता है, तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी पैनक्रियाटिक कैंसर के खिलाफ। नाउ इसने प्रिलिमिनरी रिसर्च में दिखाया है कि ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड काम करता है पैनक्रियाटिक कैंसर के खिलाफ। राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दे दिया है कि वो उस कंपाउंड के क्लिनिकल ट्रायल्स करे। कमर्शियली वो दवाई बना के नहीं बेच सकते जब तक उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपकी रिसर्च में दम है, इसलिए आप इसके क्लिनिकल ट्रायल करो। क्लिनिकल ट्रायल को बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद अगर लगता है क्लिनिकल ट्रायल के बाद कि ये कंपाउंड सच्ची में पैनक्रियाटिक कैंसर क्योर करेगा, तो फिर इसको हम निकाल देंगे। राइट? चलिए ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। CSIR कॉन्स्टिट्यूएंट लैब, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो जम्मू में है, हैज रिसीव्ड इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल फ्रॉम न्यू ड्रग्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स को अप्रूव करती है इंडिया में। ऑलराइट? फॉर अ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग, दिस न्यू प्लांट बेस्ड कंपाउंड इज बिलीव्ड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट पैनक्रियाटिक कैंसर। अभी देखते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में भी थोड़ी देखेंगे डिटेल। This will pave way for CSIR IIIM for conducting the clinical trials. गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ड्रग कैंडिडेट। अच्छा, ये जो ड्रग है ना, इसका नाम भी पता है क्या दिया है? IIIM 290। तो ये जो कंपाउंड है ना जिसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल होने फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर, इसका नाम है IIIM, इंस्टीट्यूट के नाम पे ही है, 290। ऑलराइट? The proposed clinical trial is aimed to assess the safety, कि ड्रग सेफ भी है या इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, tolerability and exposure of compound in humans along with early efficacy, efficacy मतलब कितना इफेक्टिव है, indicators in pancreatic cancer patients। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में ना आप वॉलंटियर्स उठाते हो जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर है और उन पे चला के देखते हो ये दवाई। ठीक है? तो पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट्स पे आप चेक करोगे कि कितना इफेक्टिव है ये। मेक सेंस? This drug was discovered and developed at the Natural Products Driven Drug Discovery Program। जो ये IIIM है ना, इसका ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम है। और इसका मतलब क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट्स ड्रिवन। नेचुरल प्रोडक्ट्स ड्रिवन का मतलब जो नेचर में प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, क्या उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उसको स्टडी करता है ये डिवीजन, नेचुरल प्रोडक्ट्स डिवीजन ऑफ IIIM। उसी ने बताया कि ये कंपाउंड बड़ा काम का है और पैनक्रियाटिक कैंसर में हमारी हेल्प कर सकता है। ऑलराइट? अब ये जो कंपाउंड है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ठीक है? इसके बारे में जान लेते हैं।
ये जो ट्री है ना, यही वो इंडियन व्हाइट सेडार है जिससे ये कंपाउंड निकलता है। इसके व्हाइट फ्लावर्स भी होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन व्हाइट सेडार। एंड वेयर इट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। द कंपाउंड नोन एज रोहिटोकिन, ये स्पेलिंग याद रखना, प्रोनाउंसिएशन बहुत वेरिएशन हो सकती है। द कंपाउंड जो इस लीव्स में से निकलता है, जो एंटी कैंसरस है, जो पैनक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट फाइट करेगा, उस कंपाउंड का नाम है रोहिटोक्विन, अ प्योर मॉलिक्यूल नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ ट्री फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। और उस ट्री का नाम क्या है? इंडियन व्हाइट सेडार कॉमनली, और टेक्निकली जो IUCN नेम होगा वो होगा डिसॉक्सिलम बाइनाटैक्फेरियम। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो आप मेरी डिफिकल्टी देख भी सकते हैं। दो कॉमनली आपसे यूपीएससी में क्या पूछेंगे, ऑप्शन देंगे ना, तो वो इंडियन व्हाइट सेडार ही लिखेंगे। ऑलराइट, preliminary research has shown that this compound has shown excellent pharmacokinetics, oral bioavailability and potent anti-cancer activity in a number of animal xenograft models with best activity against pancreatic cancer model। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपने कहा होगा ये लाइन तो पढ़ दी, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, पोटेंट एंटी कैंसर एक्टिविटी तो समझ आ गया होगा, पर ये जीनोग्राफ्ट मॉडल्स क्या होते हैं, तो घबराओ मत, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है एक्चुअली ये बोल रही है कि प्रिलिमिनरी रिसर्च ने बताया कि ये ड्रग ना इफेक्टिव है। ये ड्रग इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ अ ड्रग इन अ ह्यूमन बॉडी। जब आप ड्रग इंजेस्ट करते हो ना अपनी बॉडी में, कोई भी ड्रग या मेडिसिन लेते हो, तो आपकी बॉडी में घुसने से लेके एक्सक्रीशन तक उसकी पूरी साइकिल है ना, जो उसकी स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब उस साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता होगा? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता होगा? ड्रग की लाइफ साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता होगा? एक तो ड्रग अब्सॉर्ब होता है, तो ड्रग की अब्सॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी तो होता है, आपने मुंह से खा तो ली टैबलेट, उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया तक, रिक्वायर्ड ऑर्गन तक भी तो जाएगा, राइट? तो अब्सॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? फिर मेटाबॉलिज्म है, और एंड में है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जब से अब्सॉर्ब करा आपने तब से लेके एक्सक्रीशन तक पूरा जो साइकिल है उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, प्रिलिमिनरी रिसर्च बताती है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है रोहिटोकिन, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे हैं, यानी कि ये अब्सॉर्ब अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूट अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म इसका अच्छा, जल्दी डाइजेस्ट होता है और बॉडी के ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और एक्सक्रीशन बहुत मतलब एक्सक्रीशन मतलब प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये ड्रग अपने आप बॉडी से डिटॉक्सिफाई मतलब अपने आप निकल जाता है। क्लियर? तो फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे हैं, ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। नाउ मैं आपको ना बायो अवेलेबिलिटी का मतलब समझा देता हूं, ओरल बायो अवेलेबिलिटी आप अपने आप समझ जाओगे। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? जो एक ड्रग होता है ना, ये मेडिसिन होती है, वो आपके बॉडी में कई तरीके से इंजेक्ट की जा सकती है। एक तो आप ओरल टैबलेट्स खाते हो, एक आप इंजेक्शन के थ्रू भी करते हो, राइट? तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमन बॉडी। नाउ कौन सा तरीका हमें चूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पे। क्या किसी दवाई को हमें ओरली खाना चाहिए, इंजेक्शन के थ्रू खाना चाहिए, वो डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पे। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? लेट सपोज आप ओरली एक मेडिसिन खा रहे हो, अब जितनी आपने मेडिसिन ओरली खाई ना, उसमें से कुछ पोर्शन तो वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं, आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुंह से जो आपने सामान लिया कुछ एक्सक्रीट हो ही जाएगा। बट कितना परसेंट अब्सॉर्ब हो जाता है जो भी मेडिसिन आपने ली, चाहे आपने मुंह से ली या इंजेक्शन के थ्रू ली, कितनी परसेंट मेडिसिन अब्सॉर्ब होती है और कितनी परसेंट मेडिसिन वेस्ट हो जाती है, उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। नाउ इस ड्रग की ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, दैट मींस कि अगर इस ड्रग को आप ओरली इंजेस्ट करोगे तो ज्यादा मेडिसिन अब्सॉर्ब होगी, और जितनी ज्यादा मेडिसिन अब्सॉर्ब होगी उतने ही अच्छे से ये काम करेगी पैनक्रियाटिक कैंसर पे। इसका मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड है ये ओरली भी लिया जा सकता है। क्लियर? और जीनोग्राफ्ट मॉडल्स पता है क्या होते हैं? एनिमल्स पे। एनिमल जीनोग्राफ्ट मॉडल मतलब कि इस ड्रग को आपने एनिमल्स के पैनक्रियाज पे टेस्ट करके देखा है।
क्लियर? जीनोग्राफ्ट मॉडल एक्चुअली पता क्या होता है, किसी और स्पीशीज का कोई ऑर्गन या टिश्यू उठा के आप दूसरी स्पीशीज में डालते हो ताकि ड्रग्स टेस्ट किए जा सके, राइट? तो एनिमल्स के पैनक्रियाज पे अच्छा रिजल्ट आए। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं जीनोग्राफ्ट मॉडल मतलब, जीनोग्राफ्ट मॉडल स्टडी मतलब आपने एनिमल्स पे इसे टेस्ट करा है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एक आपको इस कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, और ये चीजें प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, ओरल बायोअवेलेबिलिटी, जीनोग्राफ्ट मॉडल्स। मेक सेंस? ठीक है, चलिए। अच्छा, पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन जो मुझे न्यूज में से मिली, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, बिकॉज अगेन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ऑलराइट, तो देख लेते हैं मोर ऑन पैनक्रियाटिक कैंसर। पहले तो आपको पैनक्रियास तो पता है ना ह्यूमन बॉडी में कहां लाई करते हैं। ये देखिए, ये जो चीज है ये पैनक्रियाज है, राइट? ये आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स के बिल्कुल पास ये पैनक्रियाज है। क्लियर? जैसे ये ग्रीन ग्रीन आपका गॉल ब्लैडर होगा, ये एरिया पैनक्रिया है। इसको जूम करके देखे तो ये चीज है आपके पैनक्रिया। अच्छा, ये जो इमेज है ये कैंसरस पैनक्रिया की इमेज है, जब ट्यूमर बढ़ जाता है, राइट? अच्छा, पैनक्रियाटिक कैंसर करंटली रैंक्स 12th अमंग मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वर्ल्ड। जितने भी कॉमन कैंसर्स हैं उसमें से 12th रैंक इसका आता है। खैर, 12th मोस्ट कॉमन कैंसर है, बट 4th मोस्ट किलिंग कैंसर है। मतलब इट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द 4th लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। जिन कैंसर से जान चली जाती है उसमें 4th नंबर पे है ये, इसलिए बहुत ज्यादा लीथल है ये। क्लियर? इट्स इंसिडेंस इन इंडिया, इंसिडेंस मतलब इंडिया में कितना प्रेवलेंट है। Its incidence in India is 0.5 to 2.4 per 1 lakh men। मतलब अगर 1 लाख आदमी है इंडिया में तो उसमें 0.5 to 2.4 लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। विमेन में ये जो नंबर है थोड़ा कम हो जाता है। विमेन में है 0.2 to 1.8 पर 1 लाख विमेन, ये इंसिडेंस है। तो 1 लाख मेल्स में चांसेस है कि 0.5 to 2.4 मेल्स को होगा, और विमेन में 1 लाख फीमेल्स में होगा 0.2 to 1.8 फीमेल्स। क्लियर? ग्लोबली इट कॉजेज मोर देन 250,000 डेथ्स एनुअली, यानी कि 2.5 लाख डेथ्स ग्लोबली जो होती हैं वो पैनक्रियाटिक कैंसर से होती हैं। दिस कैंसर इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द अनट्रीटेबल कैंसर टाइप। इसे ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल कैंसर टाइप कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसके बारे में बड़ा लेट पता चलता है। आपने सुना होगा ना कैंसर के स्टेजेस के बारे में, स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पे है, स्टेज 3 पे चला गया जी, अब तो बहुत देर होगी, अब तो कोई दवाई नहीं बचा सकती, राइट? तो पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में पता ही नहीं चलता इंसान को। जब इंसान को पता चलता है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है ना? इसीलिए पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में, पैनक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड अच्छे ड्रग्स नहीं बने। अगर CSIR का ये जो IIIM इंस्टीट्यूट है, अगर ये प्रूव कर देता है क्लिनिकल ट्रायल से कि ये ड्रग पैनक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट अच्छा काम करेगा, तो ये बहुत फायदा होगा इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी, क्योंकि हमने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोज लिया। बट अभी जल्दी नहीं करते, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होने दो, फिर ही देखेंगे कि सही में फायदेमंद चीज निकली है या नहीं। प्रिलिमिनरी रिसर्च अच्छी खासी आई है। ऑलराइट, वैसे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो आप वीडियो स्टॉप करके ये वाला जो फोटो है ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने स्पेशली इसीलिए डाला है। ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, ये पब्लिश करी थी पैनक्रियाटिक कैंसर एक्शन नेटवर्क। ये ग्लोबल एक एनजीओ है जो काम करती है और जो अवेयरनेस फैलाती है पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में, तो लोगों को पहले ही पता चल जाए कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है, टू लेट ना हो जाए। इसलिए क्या सिम्टम है उसके, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि बोला कि डाइट अगर बुरी है तो, ओबेसिटी है तो पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप स्टॉप करके वीडियो देख सकते हो, आपकी जानकारी के लिए। यूपीएससी में चांसेस इसके कम ही हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे, जिसका नाम है कोविड-19 अपडेट्स। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस रिलेटेड हर हफ्ते न्यूज तो आती रहेगी, तो इसीलिए हमारी जो ये वीकली सीरीज है ना, इसमें कोरोना वायरस रिलेटेड जो भी एक वीक में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी हम डिस्कस किया करेंगे। तो हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की वीडियो होगी उसमें ये बुलेटिन तो जरूर होगा, ये टॉपिक तो जरूर होगा। 1 वीक अपडेट्स इन द केस ऑफ या द न्यूज ऑफ कोरोना वायरस। तो कोविड-19 अपडेट्स इस हफ्ते क्या क्या हुई हैं, 2 मेजर अपडेट्स हुई हैं, वो देख लेते हैं। एक तो आपने एक ग्लेनमार्क कंपनी है, उसने नया ड्रग निकाला है जिसका नाम है फैबीफ्लू।
राइट, फॉर SARS-CoV-2। तो एक तो आपने क्या करा है, एक नया ड्रग डिस्कवर करा है जो पाथ ब्रेकिंग हो सकता है इंडिया की फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस में। इट कैन बी वेरी इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। ऑलराइट, तो इसके बारे में देखेंगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि TrueNAT टेस्टिंग का एक तरीका है। कोरोना वायरस के केसेस है ना, जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, राइट। तो अभी नई मशीन्स बनी है जिनका नाम है TrueNAT टेस्ट। ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर इंडिया को टेस्टिंग रैपिड स्केल पे बढ़ानी है। इंडिया में कह ही रहे हैं ना कि इंडिया शुड डू मोर एंड मोर टेस्टिंग। ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड डू मोर एंड मोर टेस्टिंग। तो ये जो नई मशीन्स आई हैं ये इंडिया को ज्यादा टेस्टिंग करने में हेल्पफ्ुल हो सकता है। खैर, डिटेल में इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फैबीफ्लू के बारे में। ग्लेनमार्क डेवलप्स फैबीफ्लू। अभी रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसने ओरल टैबलेट्स निकाली हैं फॉर कोरोना वायरस डिजीज के जो पेशेंट्स होंगे, राइट। इस टैबलेट का नाम इन्होंने रखा है, ब्रांड नेम रखा है फैबीफ्लू। वैसे ये टैबलेट्स हैं फैविपिरावीर, ठीक है, फ्लैविपिरावीर। Now, Glenmark Pharmaceuticals Limited has announced the introduction of Flavipir under the brand name of Fabiflu. तो आपको मार्केट में अगर दवाई मिलेगी तो Fabiflu नाम से मिलेगी, है ये Glenmark की, alright? Under the brand name of Fabiflu in tablet form for the treatment of mild and moderate COVID-19 cases in India. Only mild and moderate. Severe cases है ना, जिनमें severe respiratory syndrome हो जाएगा, सांस नहीं आ रही, या जो लोग वेंटिलेटर्स पे जा चुके हैं, उनके लिए ये ड्रग नहीं है। ये ड्रग उन्हीं कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए हैं जिनको माइल्ड केसेस हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या मॉडरेट सिम्टम्स हैं। सिवियर सिम्टम्स के लिए फैबीफ्लू काम नहीं करेगी। ऑलराइट, अब ग्लेनमार्क ने ये जो डिस्कवरी करी है ना, ये जो ग्लेनमार्क दवाई लेके आ रहा है, ये पाथ ब्रेकिंग हो सकती है। क्यों होगी भाई पाथ ब्रेकिंग, वो देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हमें समझ ही आ जाएगा कि ये पाथ ब्रेकिंग रिसर्च क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में जितने भी केसेस है ना कोरोना वायरस के, 80% केसेस को आप माइल्ड और मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो इंडिया में जितने भी कोरोना वायरस केसेस हैं, 80% केसेस के लिए ये फैबीफ्लू दवाई काम आ सकती है, राइट। अच्छा, अगर ये फैबीफ्लू दवाई सब तक पहुंच गई तो होगा क्या, जिन लोगों को ये डिजीज है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ठीक हो जाएंगे तो ज्यादा टाइम तक इसे स्प्रेड नहीं करेंगे। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिनको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स है ना, उनका घर पे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है थ्रू फैबीफ्लू। जब ये फैबीफ्लू आ जाएगा मार्केट में ड्रग, तो जिनको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उन्हें घर में ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा और ये ड्रग दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होता है? एक फायदा तो ये है कि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है, बिकॉज 4 लाख प्लस हो चुके हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स, तो ऑलरेडी जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको लेने के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हो, राइट। तो इसीलिए ये डिस्कवरी क्रूशियल हो सकती है। खैर, न्यूज में कुछ पॉइंट्स आए थे, वो देख लेते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला, नियरली 80% ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया आर अंडर द कैटेगरी ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट। तो 80% इंडियंस जिनको कोरोना वायरस हो रखा है, उनके लिए रामबाण इलाज, उनके लिए इकलौता एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ठीक है। दिस ड्रग विल बी इंडियाज फर्स्ट ओरल एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट। इंडिया का पहला ट्रीटमेंट है ये, और ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में है। The company has received the approval from Central Drug Standard Control Organization, CDSCO। अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूज थी उसमें भी ये पढ़ा था हमने, CDSCO। आपको क्या याद रखना है, इस न्यूज से ना हमारा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हु इज द ड्रग कंट्रोलर या अप्रूवर, मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स ड्रग्स इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स ड्रग्स इन इंडिया। जैसे आपने यूएसए के केस में सुना होगा FDA, है ना, वैसे ही इंडिया में मेडिसिन को अप्रूवल देता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, तो अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को पावर है कि ये अप्रूवल दे सके, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लेनमार्क को अप्रूवल दे दिया कि वो फैबीफ्लू बना के डिस्ट्रीब्यूट करे। The approval was sought under the accelerated approval process. जनरली अप्रूवल के प्रोसेस में टाइम लगता है, बट इस फैबीफ्लू को जल्दी अप्रूवल मिल गया। क्यों मिल गया?
अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक वाली सिचुएशन चल रही है, इसलिए अप्रूवल का प्रोसेस एक्सेलरेट कर दिया गया। क्लियर? द ड्रग इज करंटली अंडर क्लिनिकल ट्रायल फेज। करंटली क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इसका ऑन 150 पेशेंट्स एट 11 साइट्स इन इंडिया। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इट्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली मतलब अपने आप केमिस्ट पे जाके आप मांग के नहीं ले सकते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी तभी मिलेगी ये। ऑलराइट? and entails responsible medication where every patient must have signed an informed consent। मतलब इसको लेने से पहले जो पेशेंट, डॉक्टर होगा ना, वो पेशेंट से एक फॉर्म साइन कराएगा जिसपे पेशेंट लिखेगा कि हाँ मैं अपना कंसेंट देता हूं ये ड्रग लेने के लिए, साइड इफेक्ट्स की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ऑलराइट? एंड लास्ट पॉइंट, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, द ड्रग इज अवेलेबल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ऑलराइट? चलिए, अब वाई फ्लाविपिरावीर, ठीक है, ये जो दवाई है फैबीफ्लू, ये क्यों चूज करी अपने ग्लेनमार्क ने? राइट? तो इसके रीजंस दिए ग्लेनमार्क ने। ग्लेनमार्क ने बोला है कि ये जो मेडिसिन है ना फ्लाविपिरावीर, इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इसको टेस्ट किया गया था रशिया में, जापान में और चाइना में, और वहां पाया गया कि ये दवाई ना वायरल लोड रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, बहुत जल्दी वायरल लोड रिड्यूस करती है। क्लियर? इट हैज प्रूवन इन विट्रो एक्टिविटी अगेंस्ट SARS-CoV-2, जो ऑफिशियल नेम है इस वायरस का, नोवल कोरोना वायरस का, एंड हैज वाइड थेराप्यूटिक मतलब एज थेरेपी, आपको बेटर करने में, थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन फॉर कोविड-19 डोसेज। ऑलराइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या पता पूछ ले प्रीलिम्स या मेंस में कि फ्लाविपिरावीर को क्यों चूज किया गया था, फैबीफ्लू को क्यों चूज किया गया था। वैसे आई डोंट थिंक सो, इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि ये चीज व्हाई फ्लाविपिरावीर वाज चोजन पूछेंगे आपसे। ऑलराइट? चलिए, अब एक चीज हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फ्लाविपिरावीर या फैबीफ्लू को मैंने कहा था कि ये क्रूशियल होगी फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब अगर फैबीफ्लू रैम्पेंटली इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसके हमें एडवांटेजेस क्या हैं? आप सोच सकते हो कि हमें एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। एक एडवांटेज जो मैं सोच सकता हूं वो ये है कि इंडिया में ना ट्रीटमेंट जल्दी होगा, तो ये जो ट्रीटमेंट टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट टाइम अगर रिड्यूस हो जाता है ना, जल्दी लोगों का वायरल लोड खत्म हो जाए, तो उससे फायदा क्या है? यही लोग अगर ज्यादा देर तक इन्हें कोरोना वायरस रहता है तो उतने ही ज्यादा लोगों में फैलाएंगे। अगर इनका कोरोना वायरस जल्दी ठीक हो जाता है तो उतने कम लोगों को फैलाएंगे, राइट? तो इससे स्प्रेड भी कंट्रोल हो जाएगा, स्प्रेड भी थोड़ा सा मॉडरेटली इफेक्ट तो पड़ेगा, राइट? और एक और जो फायदा हमें हो सकता है, एक तो रिडक्शन इन ट्रीटमेंट टाइम हो जाएगा, एक स्प्रेड कम हो जाएगा, राइट? एक बर्डन रिडक्शन। अच्छा, बर्डन किस पे? जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिन पे ऑलरेडी इतना ज्यादा लोड आ रखा है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिनको मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स है वो घर में ही ये दवाई ले ले। ऑलराइट? तो इसीलिए एडवांटेजेस में ये 3 एडवांटेजेस तो हमें सीधी दिख रही हैं कि इससे फैबीफ्लू के आने की वजह से इंडिया में कोरोना वायरस की जो फाइट है उसमें हमें ये फायदा हो सकता है। 2-3 और एडवांटेजेस हैं, बट आई वांट इस पे आप सोचो, और जो भी आपका रिप्लाई होगा ना, प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो और 2-3 एडवांटेजेस हो सकती हैं। यू हैव टू थिंक दोज एडवांटेजेस एंड राइट दोज एडवांटेजेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ऑलराइट, चलो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन आवर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, और वो है ट्रूनैट टेस्ट। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से बचने के लिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन को टेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप उन्हें आइसोलेट ही नहीं कर सकते। नाउ करंटली प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है? करंटली ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट यूज होता है फॉर टेस्टिंग द पॉपुलेशन। उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। घबराओ मत, अभी आगे देखते हैं RT-PCR टेस्ट क्या है। बट RT-PCR जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और बहुत ज्यादा बड़ा लैब का नेटवर्क रिक्वायर करता है।
राइट, पोर्टेबल भी नहीं है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट बिकॉज महंगा और पोर्टेबल नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेस्टिंग हम ना स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इस चीज को रिजॉल्व कर सकता है ट्रूनैट टेस्ट। अब ट्रूनैट टेस्ट पता क्या है? ट्रूनैट टेस्ट, ये जो मशीन्स है ना, ट्रूनैट मशीन्स, ये एक्चुअली यूज होती हैं टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। बट अभी रिसेंटली आईसीएमआर ने कहा है कि इन मशीन्स में थोड़ा आप अपग्रेड कर दो, कुछ चेंजेस कर दो माइन्यूट से, और ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकती हैं। फायदा क्या है? ये जो मशीन्स है ना, ये पोर्टेबल है, इनमें इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कन्वेंशनल आरटीपीसीआर टेस्ट में रिक्वायर्ड है, राइट? तो अभी रिसेंटली ICMR has approved the use of TrueNAT machines for carrying out confirmatory tests for COVID-19 diseases, right? Earlier, these machines were used for detecting tuberculosis in patients. अच्छा, पहले कोविड-19 के लिए भी ये मशीन्स यूज होती थी, बट ना स्क्रीनिंग के लिए यूज होती थी। अब स्क्रीनिंग आपको पता है, स्क्रीनिंग हम कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्टिंग। मतलब जैसे मेरी ना ट्रूनैट मशीन से चेक करा कि मुझे कोरोना है या नहीं है। अब वो ट्रूनैट मशीन से पता चलता है कि मैं पॉजिटिव आता हूं, कोरोना हो सकता है मुझे, तो मुझे कंफर्म्ड केस नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रूनैट मशीन से ना पहले जो पहली वाली मशीन थी, अर्लियर वर्जन था, उसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे, इसलिए इसे स्क्रीनिंग के लिए यूज करते थे। जिन लोगों के सैंपल्स ट्रूनैट मशीन्स की स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आते थे, उनके सैंपल्स को कंफर्म करने के लिए आप आरटीपीसीआर में लेके जाते थे। तो पहले ये स्क्रीनिंग में यूज होता था, बट अब आईसीएमआर कहता है कि कंफर्मेटरी, तभी वर्ड कंफर्मेटरी यूज करा है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड-19 के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। नाउ बिकॉज ये चीज न्यूज में है, हमें टेस्टिंग के बारे में थोड़ी और जानकारी भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमें पता होना चाहिए भाई ये आरटीपीसीआर टेस्ट है क्या। पहली बात तो इनका फुल फॉर्म क्या है, वही सारी चीजें अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ऑलराइट, नाउ कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए ना जनरली ट्रेडिशनल पीसीआर टेस्ट यूज होते हैं। वैसे वायरस को चेक करने के लिए ना, वायरस आपकी बॉडी में वायरस है या नहीं है, कोई और भी वायरस, पीसीआर टेस्ट ही यूज होते हैं, ठीक है। अब पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करने वाले वायरस होते हैं ना, उनको आप पीसीआर टेस्ट से चेक करते हो। पीसीआर टेस्ट में पता है क्या होता है, आप ना किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना एक स्वॉब लेते हो, स्वॉब मतलब नेजल स्वॉब, तो आपके नोज में कुछ वो एक कॉटन सा डालेंगे, उससे नेजल स्वॉब निकालेंगे। नेजल स्वॉब निकालने का उनका पर्पस पता है क्या होता है, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स ढूंढ रहे होते हैं। नेजल स्वॉब में से ना वो डीएनए आइसोलेट करेंगे और उस डीएनए में आइसोलेट करेंगे एक पर्टिकुलर जीन। अगर वो पर्टिकुलर जीन मिल जाता है उन्हें, अगर उन्हें लगता है वो पर्टिकुलर जीन मौजूद है, दैट मीन्स वायरस भी मौजूद है, क्योंकि वो जो जीन है वो वायरस से ही आता है। तो आप क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक जीन फ्रॉम द डीएनए इन द स्वॉब सैंपल इज कैप्चर्ड। एक स्पेसिफिक जीन होता है आपका जो स्वॉब में डीएनए है उससे कैप्चर करते हैं, फिर उस स्पेसिफिक जीन को मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अगर आइसोलेटेड रखेंगे ना, या उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो डिटेक्शन में मुश्किल होती है। जितना ज्यादा होगा ना वो जीन, उतना डिटेक्ट हो पाएगा। जैसे ही उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर जीन की, तो आप उसे फ्लोरोसेंट डाइज के थ्रू कलर चेंज कर देता है। मतलब बेसिकली आप क्या करते हो, स्वॉब लेते हो, सैंपल लेते हो, उसमें एक पर्टिकुलर जीन को आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो। वो मल्टीप्लाई जैसे ही होता है, आपके जो फ्लोरेसेंट डाइज काम करने लग जाती है, टेस्ट में कलर अलग आने लग जाता है। कलर अलग आने लग जाने का मतलब क्या है, वो जीन मौजूद है, और वो जीन अगर मौजूद है तो वायरस भी मौजूद है। ऑलराइट, ठीक है। तो जनरली पीसीआर टेस्ट के थ्रू जो आप नोज से कुछ मटेरियल निकालते हो, नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मटेरियल निकालते हो, जिसे हम नेजल स्वॉब कहते हैं, उसमें चेक करते हो एक पर्टिकुलर जीन को, राइट। अब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ना डीएनए को चेक करता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होगा ना, पीसीआर टेस्ट जो होगा, वो सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल्स को ही एनालाइज कर सकता है। बट कोरोना वायरस तो आरएनए वायरस है, ये पता होना चाहिए। जो कोरोना वायरस है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स का कंसिस्ट करता है, मतलब वो आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरस को तो चेक नहीं कर सकता पीसीआर टेस्ट, इसीलिए आपने बनाया आरटीपीसीआर। पीसीआर तो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो पीसीआर है ये डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है। आरटी का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है,
ठीक है, ये जो वायरस का आरएनए है उसे डीएनए में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसे डिटेक्ट कर लेगा। मेक सेंस? ठीक है, दैट इज वाई जो अभी कोरोना वायरस के टेस्ट हैं उन्हें आरटीपीसीआर कहा जाता है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप कोरोना वायरस का जो आरएनए मॉलिक्यूल उसे डीएनए में कन्वर्ट करते हो और वो डीएनए डिटेक्ट होता है पीसीआर टेस्ट से। Alright, therefore we use reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Reverse transcription converts RNA into DNA molecule before the gene can be captured in the test. Alright, ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रॉब्लम पता क्या है? आरटीपीसीआर टेस्ट महंगा बहुत है, तभी इंडिया में रैम्पेंटली हो नहीं पा रहा है। टेस्टिंग किट्स महंगी है, प्लस जिस रीजन में आप बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र या हरियाणा में या पंजाब में, अगर आप बहुत ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में ना लेबोरेटरीज का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महंगा टेस्ट है, प्लस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके पास ट्रेंड वर्कफोर्स होने चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो लैब में अच्छे से काम कर सके। तो अ रीजन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर आरटीपीसीआर टेस्ट टू बी वायबल एंड सक्सेसफुल इन दैट रीजन। ऑलराइट, यही प्रॉब्लम है आरटीपीसीआर टेस्ट की, और इसीलिए इंडिया में ज्यादातर आरटीपीसीआर टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आईसीएमआर भी यही कह रहा है कि शायद ट्रूनैट जो मशीन्स आई हैं, नई ट्रूनैट मशीन्स, ये गेम चेंजर हो सकती हैं। अब ट्रूनैट मशीन्स क्या है वो देख लेते हैं, और क्यों कह रहे हैं ये गेम चेंजर है। हाउ डज ट्रूनैट वर्क? नाउ इट इज अ चिप बेस्ड बैटरी ऑपरेटेड आरटीपीसीआर किट। अब ट्रूनैट मशीन्स है ना, ये भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग करते हैं, पर ये पोर्टेबल है, प्लस ये बैटरी ऑपरेटेड है, प्लस ये चिप बेस्ड है। ट्रेडिशनली जो हम आरटीपीसीआर टेस्ट यूज कर रहे थे वो बहुत महंगी मशीन्स हैं, बड़ी हैं, और बहुत सारे कम से कम लैब्स लगती है जिनके पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होने चाहिए। अर्लियर द मशीन्स कुड ओनली आइडेंटिफाई ई जीन्स। जो ट्रूनैट मशीन्स हैं वो सिर्फ ई जीन को आइडेंटिफाई कर पाती थी, इसीलिए इन्हें सिर्फ स्क्रीनिंग में यूज किया जाता था, बिकॉज ई जीन सिर्फ वायरस नहीं प्रोड्यूस करता, बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। तो अगर ट्रूनैट मशीन से आपको ई जीन मिल जाता है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोरोना वायरस मौजूद है। ठीक है, ये ई जीन बात जो कर रहा है ना, ये पुरानी मशीन्स की बात कर रहा है। मैंने बोला है ना, पुरानी जो ट्रूनैट मशीन्स थी वो तो टीबी के लिए यूज होती थी या स्क्रीनिंग के लिए यूज होती थी। ठीक है, क्यों यूज होती थी? क्योंकि वो सिर्फ ई जीन को आइडेंटिफाई कर रही है। बट द न्यू मशीन्स आर नाउ equipped to detect RDRP एंजाइम फाउंड इन द वायरस आरएनए। तो जो कोरोना वायरस का आरएनए मॉलिक्यूल है उसी में ये एंजाइम पाया जाता है। तो अब ये जो ट्रूनैट मशीन है, जो अपडेटेड मशीन है, ये इस एंजाइम को भी डिटेक्ट कर सकती है। इसीलिए आईसीएमआर ने क्या कहा है? आईसीएमआर ने कहा है कि इन्हें कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। नाउ ट्रूनैट मशीन से हमें क्या फायदा होगा, या ट्रूनैट मशीन से हम टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं वो देख लेते हैं। नाउ एडवांटेज क्या है इसकी? दिस न्यू मशीन is portable and costs much less than traditional RT-PCR test. कॉस्ट कम है तो स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी है ना वो बढ़ा सकती हैं टेस्टिंग। This makes it extremely useful for deploying in interior districts and far away places from where collecting and sending swabs for testing in big cities is a difficult task. जो गांव देहात है ना, दूर दूर के गांव हैं, वहां से सैंपल पहले कलेक्ट करना पड़ता था और शहरों की लेबोरेटरीज में भेजना पड़ता था। अब वो बड़ा मुश्किल टास्क था। इसका फायदा क्या है ट्रूनैट का? ये ट्रूनैट मशीन रिमोट एरियाज में लेके जाओ और उसी एरिया में रिजल्ट आ जाता है, लैब तक आपको लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रूनैट मशीन का फायदा कहां होगा? रिमोट एरियाज में, जो सिटीज से कनेक्टेड नहीं है, लैब से कनेक्टेड नहीं है। These machines have already been deployed in villages of northern coastal belt of Andhra Pradesh and inside forested regions of Gadchiroli district. These machines are also being sought by a number of states now, especially those that lack a strong laboratory network. बहुत जब से आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया ना, बहुत सारी स्टेट्स ने, स्पेशली यूपी वगैरह, इन्होंने डिमांड कर दिया कि हमें ये मशीन्स बल्क में चाहिए, क्योंकि इन स्टेट्स के पास ना लैब नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, लेबोरेटरी नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। तो ट्रूनैट मशीन से ये अपनी टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। राइट, स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरी नेटवर्क रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ट्रेडिशनल आरटी-पीसीआर टेस्ट।
ऑलराइट, तो ये था TrueNAT के बारे में, और इसी के साथ हमारा खत्म होता है इस वीक के करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आई होप आपको कोई डाउट जनरेट भी नहीं हुआ होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।